एविडेंस लेक्चर सीरीज में मैं डॉक्टर अमिताभ एक बार फिर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज बात करेंगे एस्टॉपेल पार्ट 2, जिसमें आज देख रहे हैं प्रोमिसरी एस्टॉपेल को। इस लेक्चर में बात उठेगी कि आखिर प्रोमिसरी एस्टॉपेल का इवॉल्वमेंट कहां से हुआ। तो ये एक इक्विटी का प्रिंसिपल है, किसे कहते हैं इक्विटी और किस तरीके से उन प्रिंसिपल्स को इवॉल्व किया गया, इस पर बात करेंगे। इस प्रिंसिपल को सबसे पहले हाउस ऑफ लॉर्ड ने नोटिफाई किया, ओरिजिनेट किया, इसको बढ़ाया ह्यूग्स वर्सेस मेट्रोपॉलिटन रेलवे कंपनी के केस में। लेकिन प्रोमिसरी एस्टॉपेल को फुल डायमेंशन में अगर किसी व्यक्ति ने डेवलप किया है तो उसका नाम है लॉर्ड डेनिंग। लॉर्ड डेनिंग ने, और केस आई सेंट्रल लंदन प्रॉपर्टी ट्रस्ट लिमिटेड वर्सेस हाई ट्रीज हाउस लिमिटेड। इस केस में लॉर्ड डेनिंग ने इस कॉन्सेप्ट को पूरी तरह से एनालिसिस दी, इसके इंग्रेडिएंट्स की भी चर्चा की। तो यहां देखेंगे कि एसेंशियल्स क्या हैं प्रोमिसरी एस्टॉपेल। इसके बाद बात उठेगी भारत में। तो भारत में यह कॉन्सेप्ट सबसे पहले 1880 में किया गया और केस का नाम था गंगेश मैन्युफैक्चरिंग कंपनी वर्सेस सूरजमल। 1880 में इंडियन कोर्ट्स ने इस कॉन्सेप्ट को भारत में इंपोर्ट किया, लेकिन इसके बाद बहुत लंबे समय तक साइलेंस की स्थिति रही। फिर एक बड़ा ऐतिहासिक मुकदमा आता है यूनियन ऑफ इंडिया के साथ इंडो अफगान एजेंसीज लिमिटेड का। 1968 की केस है, जिसमें एक्सपोर्ट इंपोर्ट एक्ट 1947 में सरकार ने एक ऑर्डर दिया था। फिर सरकार अपने ऑर्डर से मुकर गई, अपने वादे से मुकर रही थी। तो किस तरह से सुप्रीम कोर्ट ने भारत सरकार को ऐसा करने से रोक दिया था, इसकी चर्चा करेंगे इंडो अफगान एजेंसीज लिमिटेड के केस में। फिर बात उठेगी उत्तर प्रदेश की। उत्तर प्रदेश के चीफ सेक्रेटरी ने एक ऑर्डर इशू किया कि हमारे यहां कोई भी जो बिजनेस लगाएगा उसको हम टैक्स की छूट देंगे। बाद में इसको कर्टेल किया गया और फिर बाद में इसको समाप्त करने की कोशिश की गई। केस आई एमपी शुगर मिल्स वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश। ईयर है 1972 की, जहां सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार के खिलाफ प्रोमिसरी एस्टॉपेल लागू करवाया। लेकिन इसके बाद केस आती है स्टेट ऑफ केरला वर्सेस ग्वालियर रॉयल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी लिमिटेड। इस केस में जो पार्टी है जो केस लेके गई, उसने ये प्रोमिसरी एस्टॉपेल का कॉन्सेप्ट लागू करवाना चाहा पूरे लेजिस्लेचर के खिलाफ कि विधायिका जो उसने वादा कर दिया उसके अगेंस्ट में आगे कभी कोई कानून नहीं बना सकेगी। क्या सुप्रीम कोर्ट ने वहां भी प्रोमिसरी एस्टॉपेल लागू किया? इसको देखेंगे स्टेट ऑफ केरला वर्सेस ग्वालियर रॉयल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी के केस में। और सबसे बाद में बात उठेगी कि बर्डन ऑफ प्रूफ किसके कंधे पर होगा कि बर्डन ऑफ प्रूफ किसके कंधे पर होगा, कौन साबित करेगा प्रोमिसरी एस्टॉपेल के एसेंशियल्स। शुरू करते हैं एविडेंस में एस्टॉपेल पार्ट 2, जो कि प्रोमिसरी एस्टॉपेल को लेकर। अब आइए, सबसे पहले है कि इस कॉन्सेप्ट को इवॉल्व किया है इक्विटी की कोर्ट्स। अब पहला प्रश्न जो लॉ के विद्यार्थियों के दिमाग में आता है कि इक्विटी कोर्ट्स का मतलब क्या है। तो देखिए, इंग्लैंड में दो तरह की कोर्ट्स रही। एक जैसे हमारे यहां के नॉर्मल कोर्ट्स हैं, वैसे वहां की भी कोर्ट्स हैं। जो लेजिस्लेशन पास होते थे, जो राइट और ड्यूटी दिए जाते थे, उन राइट और ड्यूटीज के इंफ्रिंजमेंट पर वो कोर्ट्स ऑर्डर इशू करती थी। जैसे हमारे यहां लिमिटेशन है, उनके यहां भी लिमिटेशन है। अगर आप इस लिमिटेशन में बार्ड हो जाते थे, तो जैसे हमारे यहां केसेस को मना कर दिया जाता है, उसी तरह से ये कॉन्सेप्ट वहां पर। लेकिन इंग्लैंड में धीरे धीरे ये फील किया जाने लगा कि कुछ ऐसे सर्कमस्टांसेस होते हैं, कुछ ऐसी सिचुएशंस होती है जहां पर नॉर्मल लॉ के अंदर रेमेडी प्रोवाइड करना इम्पॉसिबल हो जाता है। लेकिन अगर हम रेमेडी न प्रोवाइड करें तो इससे किसी एक पार्टी के साथ बहुत बड़ी इनजस्टिस होते हुए दिखाई देती है। और लॉ एंड ऑर्डर की व्यवस्था का उद्देश्य क्या है? लॉ एंड ऑर्डर की व्यवस्था का उद्देश्य सिर्फ एक ही है कि किसी भी व्यक्ति को न्याय मिलना चाहिए। तो वहां पर चांसरी कोर्ट्स का गठन किया गया और चांसरी कोर्ट्स ने नॉर्मल जो लेजिस्लेटिव सिस्टम था इससे ऊपर उठे वो, और उन्होंने जस्ट फेयर और रीजनेबिलिटी के कॉन्सेप्ट पर कुछ प्रिंसिपल्स को इवॉल्व किया।
जिन्हें हम इक्विटी के प्रिंसिपल्स के रूप में जानते हैं। जैसे अगर आप जस्टिस मांग रहे हैं तो आपको खुद भी जस्टिस करना होगा। अगर आप कोर्ट के सामने आ रहे हैं, कोर्ट में आप रेमेडी मांगने आ रहे हैं, तो आपको साफ हाथों से आना होगा। साफ हाथों से मतलब ये नहीं कि आपको रेक्सोना से या लक्स से या निरमा साबुन से हाथ धो के आना है। कहने का मतलब कि आपका जो भी आचरण होगा वो भी जस्ट होना चाहिए, उसमें कहीं बेईमानी का पुट न हो। तो जब आप इक्विटी के प्रिंसिपल्स को देखते हैं, ऐसे करीबन 50 के ऊपर प्रिंसिपल्स इवॉल्व किए और इन प्रिंसिपल्स का उद्देश्य सिर्फ एक रहा कि वहां की जनता में किसी भी व्यक्ति को अगर उसके लेजिस्लेटिव राइट कहीं डिफीट हो भी रहे हैं तो भी उसके अधिकार हैं, उसके अधिकारों का अगर हनन हुआ है, वायलेशन हुआ है, तो उसे रेमेडी मिलनी चाहिए। इसी कॉन्सेप्ट को लेकर के प्रोमिसरी एस्टॉपेल को भी इवॉल्व किया इक्विटी की कोर्स। अब प्रोमिसरी एस्टॉपेल मतलब क्या? यहां तो आप समझिए कि सबसे पहले हाउस ऑफ लॉर्ड में एक केस आती है और केस का नाम है ह्यूक्स वर्सेस मेट्रोपॉलिटन रेलवे कंपनी। 1877 की केस है। आप इसी से समझ लीजिए कि कितने पुराने समय से उन्होंने इस कॉन्सेप्ट को दिया है। हाँ, ये बात अलग है कि 3 साल बाद ही भारत में भी ये कॉन्सेप्ट आ गया था। तो ह्यूक्स के केस में हाउस ऑफ लॉर्ड ने यह कहा कि प्रोमिसरी एस्टॉपेल को आप ऐसे समझिए कि अगर किसी व्यक्ति ने भविष्य में किसी बात को करने या नहीं करने का वादा किया, अब करने नहीं करने का यहां जो वादा है वो वैसा नहीं, उस तरह मत देखिएगा कि परसों हम आपके साथ सिनेमा देखने चलेंगे, या जनरली हम जो आप कह देते हैं कि परसों ठीक है, द डे आफ्टर टुमारो हम जो है साथ में लंच करेंगे, उस तरह की बातें नहीं। यहां हाउस ऑफ लॉर्ड कह रहा है कि जब आप फ्यूचर में किसी बात को करने या नहीं करने की बात कर रहे हैं तो आपका इंटेंशन इंपॉर्टेंट है। आपका इंटेंशन क्या है कि आप उस बात से खुद को बाइंड करना चाहते हैं, जिससे आप ये बात कह रहे हैं उसको भी उस बाइंडिंग नेचर में आप लाना चाहते हैं। अगर ऐसा है और दूसरी पार्टी ने आपकी बात पे विश्वास किया और विश्वास करके अपने स्टेटस को चेंज किया, आप जो कराना चाहते थे उसने वो कर दिया, तो जिसने भी फ्यूचर में इस बात का वादा किया है, जिसने भी प्रॉमिस के बजाय रिप्रेजेंटेशन किया है, वो अपनी बात से नहीं मुकर पाएंगे। इस कॉन्सेप्ट को ही ह्यूक्स वर्सेस मेट्रोपॉलिटन रेलवे कंपनी के केस में इवॉल्व किया गया। इसके इंग्रेडिएंट्स क्या होंगे, इसकी फुल फ्लेज एनालिसिस कौन करेगा? यह जिम्मेदारी उठाई लॉर्ड डेनिंग ने। लॉर्ड डेनिंग ने सेंट्रल लंदन प्रॉपर्टी ट्रस्ट लिमिटेड वर्सेस हाई ट्रीज हाउस लिमिटेड का एक मुकदमा मिला। इस हाई ट्रीज हाउस लिमिटेड के केस में लॉर्ड डेनिंग ने बड़ी खूबसूरती से प्रोमिसरी एस्टॉपेल को एनालिसिस की और इसको एस्टैब्लिश किया। लॉर्ड डेनिंग ने कहा कि जनरली हम अपने समाज में बहुत सारे वादे करते हैं, लेकिन हर वादे के पीछे हमारा उद्देश्य जो है वो वादे को निभाने का ही नहीं होता है, कभी कभी मजाक भी होता है। तो लॉ जो है वो हर छोटी बड़ी बात को सीरियसली नहीं लेती, लेकिन जहां पार्टीज का और पार्टी में यहां गवर्नमेंट भी आती है। लॉर्ड डेनिंग ने कहा कि इससे गवर्नमेंट भी बाहर नहीं है, क्योंकि गवर्नमेंट भी इस तरीके के वादे करती है कि अगर आप हमारे यहां इंडस्ट्री लगाएंगे हम आपको टैक्स की छूट देंगे, अगर आप हमारे यहां इंडस्ट्री लगाएंगे हम आपको एक्साइज ड्यूटी में छूट देंगे, अगर आप हमारे यहां इंडस्ट्री लेके आते हैं, इन्वेस्टमेंट लेके आते हैं, हम आपको कस्टम में छूट देंगे। और 2 साल बाद, 6 महीने बाद, 5 महीने बाद अगर सरकार अपनी बातों से पलट जाए तो क्या होगा? तो यहां लॉर्ड डेनिंग ने कहा कि ऐसे सर्कमस्टांस में गवर्नमेंट भी बाउंड होगी अपने किए वादों से। तो जहां आप वादा कर रहे हैं और वादे के पीछे आपका इंटेंशन है कि उस वादे में बाइंडिंग फोर्स देनी है, मतलब लॉर्ड डेनिंग कहते हैं कि सिर्फ वादा नहीं है बल्कि ये एक रिप्रेजेंटेशन है। वादे से एक स्टेप और आगे जाइए। जब आप एक स्टेप फर्दर जाते हैं तो आपका इंटेंशन क्लियर होता है कि सच में आप इंटेंशन रख रहे हैं कि उस बात में एक लीगल वैलिडिटी डालनी है, उसको एक लीगल इन्फोर्सिबिलिटी देने का आपका टारगेट। और आपके इस वादे पर हो सकता है कुछ करने का हो, कुछ नहीं करने का। जैसे कुछ करने का मतलब हम आपको छूट देंगे,
हम आपको टैक्स में रियायत देंगे। नहीं करने का मतलब आपके ऊपर एक्साइज ड्यूटी नहीं लगाई जाएगी, कस्टम ड्यूटी नहीं लगाई जाएगी। तो ये सारे वादा जो करने का या नहीं करने का है, अगर आप बाइंडिंग फोर्स के साथ कर रहे हैं और दूसरे व्यक्ति ने उस पर विश्वास किया और उस पर वो अपनी ओर से आगे बढ़ा, अपनी ओर से जो आप चाहते थे वैसा उस व्यक्ति ने, उस संगठन ने, उस ऑर्गेनाइजेशन ने कर दिया, तो वो व्यक्ति जिसने वादा किया, वो सरकार जिसने वादा किया, अब अपने वादे से मुकर नहीं सकती। इसी चीज को लॉर्ड डेनिंग ने पूरी तरह से एनालिसिस की एस्टैब्लिश किया लंदन प्रॉपर्टी ट्रस्ट लिमिटेड वर्सेस हाई ट्रीज हाउस लिमिटेड के केस में। अब प्रश्न उठता है कि आखिर इसके इंग्रेडिएंट क्या हैं। तो यहां पर 3 इंग्रेडिएंट निकल के आते हैं। एसेंशियल्स क्या है? एसेंशियल्स 3 है। पहला एसेंशियल है देयर मस्ट बी ए रिप्रेजेंटेशन। अब रिप्रेजेंटेशन और प्रॉमिस में अंतर समझिएगा। प्रॉमिस का मतलब जो कुछ भी आप कह रहे हैं, मैं ऐसा करूंगा, घबराइए नहीं, मैं आपके साथ हूं, ये सारी चीजें आपकी प्रॉमिस के रूप में आती हैं। लेकिन ये सारी प्रॉमिसेस प्रॉमिसरी एस्टॉपेल में कवर नहीं होती। यहां पर क्या है? प्रॉमिस से एक स्टेप आगे का है जिसे रिप्रेजेंटेशन कहते हैं। और रिप्रेजेंटेशन किस बात का? फ्यूचर में किसी बात को करने का या नहीं करने का। नंबर 2, इस रिप्रेजेंटेशन के पीछे जो प्रॉमिसर है, जो प्रॉमिस कर रहा है, उसका इंटेंशन क्या है कि इस प्रॉमिस में बाइंडिंग फोर्स आना चाहिए, इस प्रॉमिस का विश्वास हो लोगों पर और इसमें बाइंडिंग फोर्स आए। और नंबर 3 कि उस प्रॉमिस पर विश्वास करके किसी दूसरे व्यक्ति ने या तो कुछ काम किया है या अपने स्टेटस को उन्होंने चेंज कर लिया है। अगर ये तीनों इंग्रेडिएंट फुलफिल हो जाते हैं, रिप्रेजेंटेशन का, बाइंडिंग फोर्स का और सेकंड पर्सन के उसके ऊपर विश्वास का और अपने स्टेटस के चेंज करने का, अगर ये तीनों इंग्रेडिएंट फुलफिल हो जाते हैं तो प्रॉमिसर अपनी कही बात से मुकर नहीं पाएंगे। यही प्रॉमिसरी एस्टॉपेल है। अब हमने 1877 में देखा कि ह्यूग्स के केस में हाउस ऑफ लॉर्ड ने इस कॉन्सेप्ट को इवॉल्व किया। जब हम अपनी कंट्री की बात करें, अपनी मदरलैंड को देखते हैं, तो यहां पर 1880 में ही केस आती है गंगेश मैन्युफैक्चरिंग कंपनी वर्सेस सूरजमल की। इस केस में इंडियन कोर्ट्स ने भी प्रॉमिसरी एस्टॉपेल को लागू कराया। लेकिन इसके बाद एक बहुत लंबा समय साइलेंस पीरियड आया जहां पर जनरली कोर्ट जो है वो प्रॉमिसरी एस्टॉपेल की ओर नहीं जा रही थी। फिर सुप्रीम कोर्ट को एक मौका मिला और यह मौका मिला 1968 में। केस आई इंडो अफगान एजेंसीज लिमिटेड वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। बड़ा इंपॉर्टेंट मुकदमा है और इंटरेस्टिंग है। एक एक्सपोर्ट इंपोर्ट एक्ट 1947 था। इस एक्सपोर्ट इंपोर्ट एक्ट 1947 में भारत सरकार को ऑर्डर इशू करने का पावर दिया गया है। भारत सरकार ने उस पावर का इस्तेमाल करते हुए एक ऑर्डर इशू किया। क्या था वो ऑर्डर? अपने ऑर्डर में सेंट्रल गवर्नमेंट ने कहा कि कोई भी फर्म, कोई भी कंपनी अगर अपने प्रोडक्ट को एक्सपोर्ट करती है तो जितनी वैल्यू का वो एक्सपोर्ट करेंगे उतनी वैल्यू के गुड्स को वो इंपोर्ट भी कर सकेंगे। एक्सपोर्ट होगा डॉलर में, इंपोर्ट आप उतनी ही वैल्यू के गुड्स को आप कर सकेंगे। अब इस एक्ट में एक कमिश्नर अपॉइंट थे जो अगर इंक्वायरी करें और इंक्वायरी करने के बाद ये देखें कि कहीं मिसलीडिंग इंफॉर्मेशन दी गई है फर्म की ओर से, कंपनी की ओर से, तो वो उस एक्सपोर्ट वैल्यू को रिड्यूस कर सकते हैं। सुनवाई का मौका देंगे, एविडेंसेस को देखेंगे, इसके बाद वो एक इंक्वायरी सेटल करके ये काम कर सकते हैं। यहां क्या हुआ, इंडो अफगान एजेंसीज लिमिटेड जो थी ये अफगानिस्तान को लकड़ी के सामानों की सप्लाई करती थी, वुड फर्नीचर जो थे वो सप्लाई करती थी। अब इन्होंने जितने डॉलर का इन्होंने एक्सपोर्ट किया था उतने ही रॉ मटेरियल के लिए इन्होंने इंपोर्ट की बात की। कमिश्नर ने क्या किया, कमिश्नर ने एक प्राइवेट इंक्वायरी सेटल की। ध्यान दीजिएगा, एक्ट प्राइवेट इंक्वायरी को मना करता है, लेकिन कमिश्नर साहब ने प्राइवेट इंक्वायरी की और प्राइवेट इंक्वायरी करके
इन्होंने जितना इनका अमाउंट इन्होंने बताया था उसको उन्होंने 30% पे लाके खड़ा कर दिया। अब हाईकोर्ट पहले पहुंची कंपनी, ये एजेंसी के फेवर में हाईकोर्ट में भी ऑर्डर दिया गया, फिर अपील में स्टेट चली गई यूनियन ऑफ इंडिया सुप्रीम कोर्ट। तो सुप्रीम कोर्ट ने भी यहां रोक दिया सरकार को, रोक दिया कमिश्नर के उस आदेश को। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पहली बार जब प्राइवेट इंक्वायरी बिल्कुल प्रोहिबिट की गई है तो आपने किस कैपेसिटी का इस्तेमाल करके प्राइवेट इंक्वायरी की, और प्राइवेट इंक्वायरी जब आप कर रहे हैं वो वहीं से क्लियर हो रहा है कि देयर इज समथिंग मैलाफाइड। तो यहां पर प्रोमिजरी एस्टॉपेल को उन्होंने लागू किया कि जब सरकार का यह कहना है कि आप जितने वैल्यू का एक्सपोर्ट करेंगे उतनी वैल्यू का आप इंपोर्ट कर सकते हैं, आप चैलेंज कर सकते हैं अगर आप इंक्वायरी सेटल करें। इंक्वायरी का भी एक तरीका है, आपने ऐसा कोई तरीका फॉलो नहीं किया इस केस में, तो यहां पर प्रोमिजरी एस्टॉपेल में भारत सरकार रोक दी गई और कमिश्नर का वो आदेश भी निरस्त किया गया। अब इसके बाद 1972 में एक और इंपॉर्टेंट केस आती है। केस है स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश। जितना बड़ा स्टेट है उतना ही ज्यादा मुकदमे भी आते हैं। तो स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश वर्सेस एमपी शुगर मिल्स की केस है। अब इसके फैक्ट को भी समझिए, इसके भी फैक्ट इंटरेस्टिंग है। उत्तर प्रदेश के चीफ सेक्रेटरी ने एक ऑर्डर इशू किया और कहा कि जो भी फर्म, जो भी कंपनी उत्तर प्रदेश की टेरिटरी में बिजनेस लगाएगी, जो भी बिजनेस लगाएगी, बिजनेस लगाए, नई अपनी फैक्ट्री स्टैब्लिश करे, उनको हम टैक्सेस में छूट देंगे, और ये छूट अगले 5 साल 7 साल के लिए दी गई। लेकिन कुछ ही दिनों बाद जितना रिबेट देने की बात की गई थी पहले उसको कम किया गया, और फिर कुछ ही दिनों बाद इसको बिल्कुल विड्रॉ कर लिया गया कि कोई छूट नहीं मिलेगी। अब समझिए, जो उद्योगपति, देखिए कंट्री के डेवलपमेंट के लिए एक बात समझिए, नौकरी पेशा वर्ग कभी भी भारत के विकास में सक्रिय भूमिका नहीं निभाता है। जी सच्चाई है, मैं खुद भी सैलरीड हूं लेकिन फिर भी यह बात कहता हूं कि नौकरी पेशा व्यक्ति जो है इस देश के विकास में बहुत सक्रिय भूमिका नहीं निभाता। अगर राष्ट्र निर्माण की भूमिका कोई निभाता है तो वो इंडस्ट्रियलिस्ट होता है, वो बिजनेस कम्युनिटी के लोग होते हैं। वो सिर्फ रोजगार पैदा नहीं करते हैं बल्कि पूरे राष्ट्र उत्थान को वो लीड करते हैं। आप टाटास को देखिए, अंबानीज को देखिए, जिसको भी देखिए, अगर कंट्री का कहीं रैंकिंग अगर बढ़ रही है तो वो बिजनेस पर्संस के कारण होती है। अब सरकार ने यहां क्या कहा था, वादा किया कि टैक्स में रिबेट देंगे। कंपनीज ने क्या किया, इन्वेस्टमेंट लगाया। जब इन्वेस्टमेंट उनका लग गया, अब सरकार ने अपने ऑर्डर को वापस ले लिया। तो यहां सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार के खिलाफ प्रोमिजरी एस्टॉपेल लागू कराया और कहा कि साहब, जब आपने वादा किया फ्यूचर में टैक्स की रिबेट देने का, क्यों, आपका क्या था, आपका इंटेंशन था कि लोग आपकी बात पे विश्वास करें, और जब सरकार किसी बात को करती है तो उस पर विश्वास किया जाना चाहिए और जनता करती भी है। और जब उस बात पे भरोसा करके कंपनी, कोई भी फर्म, कोई भी बिजनेसमैन, कोई भी इंडस्ट्रियलिस्ट अपनी इंडस्ट्री को लेकर आपकी टेरिटरी में आ गया है, उसने अपने इन्वेस्टमेंट कर दिए हैं, तो आप अगर अपनी बात से मुकर जाएंगे तो फिर उस आदमी को इररिपरेबल लॉस होगा। इसलिए यहां पर प्रोमिजरी एस्टॉपेल लागू किया गया स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश के खिलाफ। अब आते हैं, एक और केस आती है स्टेट ऑफ केरला वर्सेस ग्वालियर रायन मैन्युफैक्चरिंग कंपनी। इस केस में जो लोग केस लेके गए थे कोर्ट तक, उन्होंने ये मांग कर दी कि प्रोमिजरी एस्टॉपेल के नियम के ऊपर लेजिस्लेचर के ऊपर इस तरह से बाइंडिंग कर दिया जाए कि लेजिस्लेचर फ्यूचर में भी आने वाली कंपनीज के लिए, आने वाले फर्म के लिए अपना रूल चेंज नहीं कर सकती है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा नहीं भाई साहब, यह पॉसिबल नहीं है। सरकार एक टाइम फ्रेम देती है, उस टाइम फ्रेम के अंदर जो कंपनीज आ गई उन तक तो प्रोमिजरी एस्टॉपेल हम लागू करा सकते हैं। लेकिन अगर आप यह कहना चाहते हैं कि लेजिस्लेचर का जो पावर है
लेजिस्लेशन करने का, उस पर ही रिस्ट्रिक्शन लगा दिया जाए, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है प्रोविजरी एस्टॉपेल के नाम पर। सुप्रीम कोर्ट ने इस स्टेट ऑफ केरला के केस में और ज्यादा एनालिसिस की और कहा कि देखिए, प्रोविजरी एस्टॉपेल कभी भी सरकार को इल्लीगल काम करने के लिए प्रेशर नहीं क्रिएट कर सकती। मतलब प्रोविजरी एस्टॉपेल के नाम पर आप सरकार को यह बाइंड नहीं करेंगे कि वो पब्लिक पॉलिसी के खिलाफ नियम बनाने लगे। वो सरकार को आप ये बाइंड नहीं करेंगे कि वो इलीगल एक्टिविटीज के लिए काम करने लगे। तो प्रोविजरी एस्टॉपेल का डायमेंशन इतना ज्यादा व्यापक करने से सुप्रीम कोर्ट ने मना कर दिया। अब बात उठती है कि बर्डन ऑफ प्रूफ किसके ऊपर होगा। बर्डन ऑफ प्रूफ मतलब जब आप प्रोविजरी एस्टॉपेल के नाम पर किसी व्यक्ति के खिलाफ आप ऑर्डर चाहते हैं, गवर्नमेंट के खिलाफ आप ऑर्डर चाहते हैं, रिस्ट्रिक्शन लगाना चाहते हैं, उसके किसी एक्टिविटी को रोकना चाहते हैं, तो बर्डन ऑफ प्रूफ भी आप ही के कंधों पर होगा। मतलब जो आदमी प्रोविजरी एस्टॉपेल को अपने फेवर में यूज करना चाहता है, उसे ही प्रोविजरी एस्टॉपेल के तीनों इंग्रेडिएंट्स, कौन कौन से? रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए। रिप्रेजेंटेशन किस बात का? फ्यूचर में किसी बात के करने या नहीं करने का। इस रिप्रेजेंटेशन में बाइंडिंग फोर्स है, इस बात को आपको स्पष्ट करना होगा। और नंबर थर्ड, आपने इस रिप्रेजेंटेशन पर विश्वास करके अपने स्टेटस को चेंज किया है। इन तीनों इंग्रेडिएंट्स को आप ही साबित करेंगे, आप ही प्रूफ करेंगे, तो प्रोविजरी एस्टॉपेल को लेकर आपके फेवर में जजमेंट इशू करेगी कोर्ट। इतनी बातें हैं प्रोविजरी एस्टॉपेल को लेकर। एस्टॉपेल के अपने लेक्चर में एक और हिस्सा बचा हुआ है, जिसे एस्टॉपेल पार्ट 3 में आपके सामने लेके आऊंगा, जिसे इंडियन एविडेंस एक्ट के सेक्शन 40 से 44 में डिस्कस किया गया है कि न्यायालय जो निर्णय देते हैं, वो निर्णय इन रेम भी हो सकते हैं, पूरी जनता के खिलाफ हो सकते हैं, इन पर्सोनम भी हो सकते हैं, व्यक्ति विशेष के खिलाफ भी हो सकते हैं। रेम के अगर जजमेंट आया, पर्सोनम का जजमेंट आया, प्रोबेट का जजमेंट आया, कोई और तरीके के जजमेंट आए, तो कब वो जजमेंट एस्टॉपेल के रूप में लागू होंगे और रेस जुडिकेटा और एस्टॉपेल में क्या डिफरेंसेस हैं, इन सारी चीजों को लेकर अगले लेक्चर में आपके सामने उपस्थित हूं। अगर आपको मेरा यह प्रयास पसंद आ रहा है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, इसे अपने मित्रों के साथ, दोस्तों के साथ, चाहने वालों के साथ जरूर शेयर करें। आपका प्यार यूं ही मुझे मिलता रहे, इसी कामना के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।